ठीक है, क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है जब उसने बुक को सेल किया, लेकिन सेल कब किया है? जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस या MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस वही होता है। ठीक है, जो इस चीज का मार्क प्राइस था उस पे 20% डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर ने। उसके बाद जिस प्राइस पे इसने सेल किया है उस प्राइस पे सेल करने के बाद शॉपकीपर को 15% का प्रॉफिट हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। हमें निकालना है रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। कैसे करेंगे हम इसको? एक अप्रोच दिमाग में स्ट्राइक कर रही है, लेट अस सी क्वेश्चन सॉल्व होता है उससे या नहीं। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस। ऐसे ही हम लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस से हम जाते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट, उसके बाद हम पहुंचते हैं सेलिंग प्राइस पे। इसका मतलब मैंने लिखा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, उसके बाद लिखा सेलिंग प्राइस, उसके बाद लिखा मार्क प्राइस। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो ये बुक है इसका जो मार्क प्राइस है वो है 100 यूनिट्स। मैं अज्यूम कर रहा हूं जो बुक है इसका मार्क प्राइस है 100 यूनिट्स। इस पे 20% डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। 20% ऑफ 100 होता है सीधा सीधा 20 यूनिट्स। इसका मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा इस बुक का वो होगा 80 यूनिट्स। यहां तक किसको समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कॉस्ट प्राइस जो है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को x ले लूं, ये कॉन्सेप्ट किसको याद है? ये कॉन्सेप्ट किसको याद है? अगर मेरे पास एक चीज का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 1200 और मैंने आपसे कहा कि जब मैंने इस चीज को, जो भी यहाँ पे चीज है, फॉर एग्जांपल चीज ए है, इसका कॉस्ट प्राइस है 1200, मैंने इसको सेल किया है किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में मुझे फॉर एग्जांपल 15% का प्रॉफिट हुआ है, 15% का मुझे प्रॉफिट हुआ है। हम कैसे निकालते थे सीधा सीधा सेलिंग प्राइस? कैसे निकालते थे? हम इसका कैलकुलेट करेंगे 15%, इसका 10% हो गया 120 और 5% हो गया 10% का आधा यानी कि 60। इसका मतलब 1380 इसका होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो ऊपर वाला सिनेरियो है इसमें क्या है? इसमें सेलिंग प्राइस पता है 80 यूनिट्स, लेकिन कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। इसमें क्या है? इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। जबकि हमने पढ़ा था अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हम सीधा सीधा प्रॉफिट परसेंटेज वो जो गिवन है वो कैलकुलेट करते ऑन सीपी, उसके बाद वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करते, हमारे पास सेलिंग प्राइस आता। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। सेलिंग प्राइस गिवन है और क्या गिवन है? और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 15%, वो भी पता है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितनी? 15%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं कॉस्ट प्राइस क्या रखूं? अगर मैं कॉस्ट प्राइस रखूं x, ठीक है, जैसे हमने यहां पे किया था, जैसे यहां पे किया था कॉस्ट प्राइस 1200 और मैंने रखा था प्रॉफिट परसेंटेज 15%। उसके बाद आपने क्या किया? आपने 15% इसका कैलकुलेट किया और वो 15% इसमें ऐड किया, आपके पास आया 1300 एंड कितना आया था? 1380। अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस x लिया है, इसका मतलब इसमें आपको 15% ऐड करना है, तभी आएगा सेलिंग प्राइस के बराबर वो। इसका मतलब है x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स किसके बराबर आएगा? वो आएगा 80 यूनिट्स के बराबर। सॉल्व कीजिए, ये आएगा 5 3 15, 5 2 5 zeros, x प्लस 3 बाई 20 x प्लस 3 बाई 20 x आएगा 80 यूनिट्स के बराबर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20x प्लस 3 आएगा 23x होल डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 80 यूनिट्स। जो 23x है किसके बराबर आएगा? 80 इंटू 20 हो गया 1600 यूनिट्स। इसका मतलब जो x है यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है 1600 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 23। जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है वो आया है 1600 डिवाइडेड बाई 23।
बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 1600 डिवाइडेड बाय 23 और जो मार्क प्राइस है वो है 100 यूनिट्स। मुझे निकालना है रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, वो कितना है। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा इसको, फिलहाल देखिए। मुझे निकालना है रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। प्रिंटेड प्राइस है 100 यूनिट्स एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, यू और यू कैंसल, 23 को इस तरफ क्रॉस कीजिए, यह आएगा 100 इंटू 23 इज टू 1600, 20 कैंसल, यानी कि रेशियो आएगा 23 इज टू 16। यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिपीट किसको करना है जल्दी बताइए। ठीक है, शाइका शफी को रिपीट करना है, मुर्तजा भाई एंड सनशाइन। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन। माइक ऑफ कर दीजिए जो भी आपका नाम है। आयुष भाई माइक ऑफ कर दीजिए, आई थिंक आपका माइक ऑन है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, he gains 15%, he gains 15% on selling a book, ठीक है, at 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। यानी कि जो मार्क प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल वो मैंने अज्यूम किया है 100 यूनिट्स, इस पे मैंने 20% पहले डिस्काउंट प्रोवाइड किया। 20% ऑफ 100 होता है 20, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आएगा 100 यूनिट्स माइनस 20 यूनिट्स, वो आएगा 80। ये है इस बुक का सेलिंग प्राइस। लेकिन इस प्राइस पे सेल करने के बाद जो शॉपकीपर है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उसको एक्स अज्यूम किया। मैंने पढ़ाया है ना क्लास में, अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है, फॉर एग्जांपल किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है 1500, ठीक है, और कस्टमर को 20% या जो शॉपकीपर है उसको 20% का प्रॉफिट होता है इस ट्रांजैक्शन में, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 1500 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1500। यानी कि 20% आप कैलकुलेट करोगे 1500 का, उसके बाद आप वो वैल्यू 1500 में ऐड कर दोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे भी लगाया। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता है 80 यूनिट्स, और मुझे यह भी पता है कि प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में 15%। अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसका मैंने 15% कैलकुलेट किया और वो मैंने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया, यही आएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। 15/100 इंटू एक्स क्यों किया, एक्स क्यों किया? अरे यार 15/100 इंटू एक्स, अरे यार एक्स समझ गया, 15/100 इंटू एक्स क्यों किया था? यही तो है ना दिक्कत भाई, पहले दिन से मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पे 3 बार मैंने एग्जाम्पल लिखी, तीन बार समझ तो मैंने यहाँ था पे पर याद नहीं यार। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार। कॉस्ट प्राइस अगर किसी चीज की है ना मेरे भाई 1500, और मैंने आपसे कहा कि जो कस्टमर है या जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने क्या किया, जब इसको सेल किया, मुझे नहीं पता किस प्राइस पे सेल किया, लेकिन मैं कह रहा हूं शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हुआ है। आप बताइए इस केस में सेलिंग प्राइस कैसे आप निकालोगे। अगर मैंने कोई चीज 1500 में खरीदी है, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है जब मैंने इस चीज को बेचा है, आप बताइए सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप। उसमें ऐड करेंगे उसको, किसमें ऐड करोगे आप, सेलिंग प्राइस में क्या ऐड करोगे, 20% जो प्रॉफिट होगा ना। किस चीज का 20%, किस चीज का, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का, वो तो गिवन ही नहीं है ना भाई। नहीं नहीं, जो कास्ट प्राइस जो होगा, कास्ट प्राइस करो 3 प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस के ऊपर है ना, प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस के ऊपर है। किसने बोला सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है प्रॉफिट। नहीं, प्रॉफिट और लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये आपसे किसने बोला कि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे।
है भाई? नहीं बोला, किसी ने कंफ्यूज हो गया होगा मैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने 4 बार यहाँ पे लिखा आपके लिए एग्जाम्पल, समझाया कि मैं क्या कर रहा हूं। जी जी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर किसी चीज की कॉस्ट प्राइस आपको दी होगी, फॉर एग्जाम्पल 2400 किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल रेडियो है, उसका कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता कि शॉपकीपर ने उस चीज को सेल कितने में किया है, लेकिन यही यही से मैं आपको बता रहा हूं कि 25% प्रॉफिट हुआ है। जब मैं प्लस लिख रहा हूं, एटलीस्ट आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि इस सिंबल की मीनिंग क्या है। ये मैं इससे मैं डिनोट कर रहा हूं प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट हुआ है। आप सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो, समझाया है ना मैंने। आप लिखते हो सर 24% प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100, या अगर आपको ये भी याद है कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4 इंटू 2400। 4 1s 4 6s 4 zeros 4 zeros। 2400 प्लस 600 कितना हुआ? 3000। एक बार आप यहाँ पे 3000। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एक तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 3000 माइनस 2400, वो होता है 600 डिवाइडेड बाई सीपी 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100। 0 0 कैंसल, और 6 4 is 24, 4 सा 6 24। 10 is 6 zeros, 6 10 is 60 और 6 zeros, 4 1 is 4 2 is 8 4 5 is। आया ना यहाँ पे 25। प्रॉफिट परसेंटेज भाई 25%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने क्या समझा, वापस से बताइए आयुष भाई, वापस से बताइए क्या समझा आपने अब। प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। हाँ, और अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मैंने आपसे कहा कि किसी चीज पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एंड आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट हुआ है और कितना हुआ है वो भी पता है, वो परसेंटेज वैल्यू आप इस पे कैलकुलेट करोगे। कैसे? एक तो लिखोगे आप कॉस्ट प्राइस एंड इसका जी जी 20% आप कैलकुलेट करोगे, वो आप इसमें जोड़ दोगे। इंटू। जब आप वो इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं पहले दिन से समझ बोल गया रहा हूँ, समझ पीडीएफ देख लेना भाई। जी जी जी। अब आ गया समझ, अब आ गया। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। यहां पे ये सिनेरियो भी सही है कि अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज का है, फॉर एग्जांपल 3000, मैंने आपसे कहा कि इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को लॉस हुआ है 10% का। इस केस में आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप लिखोगे 3000 माइनस करोगे इसका 10%, वो होता है 300। 3000 माइनस 300 होता है 2700। आप कोई बोलेगा कि सारंचिमित वैल्यू याद करें, ऐसा नहीं है, मैंने कोई वैल्यू याद नहीं की है, ना ही मेरे सामने कुछ लिखा हुआ है। मैंने बस यहाँ पे दिमाग लगाया, 10% मतलब यहां से आना है और एक डिजिट के बाद डेसिमल ड्रॉप करना है, वो होता है 10%। समझ में आया? चाहे प्रॉफिट गिवन हो चाहे लॉस गिवन हो, सीपी के केस में अगर सीपी गिवन है, हम आराम से सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मे बी आधे भूल गए होंगे कि क्या चल रहा है। यहां पे क्या है? यहां पे सेलिंग प्राइस गिवन है लेकिन कॉस्ट प्राइस मिसिंग है। अभी तक मैं क्या कर रहा था? मैं आपको कॉस्ट प्राइस दे रहा था, मैं आपको पहुंचा रहा था कहां तक? सेलिंग प्राइस तक। लेकिन इसमें उल्टा है। उल्टा क्या है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है 80 यूनिट्स, लेकिन कॉस्ट प्राइस का इसका पता नहीं है। यही मैंने लिया था यहाँ पे x, बिकॉज मुझे पता है ना प्रॉफिट परसेंटेज इस केस में हुआ है कितना? 15%। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, x कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू, यही होता है ना फिर सेलिंग प्राइस। यही मैंने यहाँ पे इक्वेशन बिल्कुल ली है, इसी को सॉल्व किया है। मेरे पास फिर लास्ट में x की वैल्यू आई है 1600 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 23। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको निकालना है प्रिंटेड प्राइस का रेशियो एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो। प्रिंटेड प्राइस है 100 यूनिट्स एंड कॉस्ट प्राइस आपके पास आया है 1600 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 23। इस 23 को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 यूनिट्स इंटू 23 इज टू 1600 यूनिट्स। यू और यू कैंसल, 2 0 कैंसल, 23 इज टू 16, ये आएगा रेशियो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। आयुष भाई माइक को ऑफ कर दीजिए, बहुत शोर आ रहा है भाई।
किसी को सॉल्यूशन समझ में आया इस क्वेश्चन का या फिर से रिपीट करना है? आ गया सर, आ गया। जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। सॉल्व कीजिए। परसेंटेज टॉपिक पे आज हमारी 5th क्लास है। आप खुद सोचो कि 5th क्लास के बाद आपकी ये हालत है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। खुद अंदाजा लगाइए कि वेयर डू यू स्टैंड इन द कंपटीशन। एक भी फीमेल स्टूडेंट ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। सॉल्व नहीं हो रहा है। फाइनली मैं सॉल्व करूं इसको, इस क्वेश्चन को? शुड आई सॉल्व दिस वन? यस सर। जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार हिंट देके उनको देखते हैं वेदर दे आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। यहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा मेरे हिसाब से। मैंने हिंट भी आपको दे दी।
मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को भी? नहीं हो रहा? फिफ्टी स्टूडेंट्स है इस क्लास में एंड 6 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। चलिए मैं ही इसको सॉल्व कर देता हूं। एक दिवाली सेल में इलेक्ट्रिक चॉपर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, इस पे 25% ऑफ चल रहा है। ठीक है, एक पर्सन है, उसका नाम है सुधा। शी वेंट टू बाय एन इलेक्ट्रिक चॉपर। इलेक्ट्रिक चॉपर को परचेज करने के लिए सुधा गई है। शी ऑल्सो गॉट अ 10% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश। कैश में पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल गया सुधा को। एंड अल्टीमेटली जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो उसने पे किया है, वो है 405 रुपीज। हमें बताना है प्राइस टैग ऑन द इलेक्ट्रिक चॉपर, यानी कि एमआरपी कितना था। एमआरपी कितना था इलेक्ट्रिक चॉपर का? 2 डिस्काउंट्स मिले हैं सुधा को। इसका मतलब जो मार्क प्राइस रहा होगा, पहले तो इस पे एक डिस्काउंट दिया गया 25%, वो था हर किसी कस्टमर के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आई होगी, ठीक है, अगर आपने कैश के बगैर किसी और मोड ऑफ पेमेंट से पे किया है तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको तभी ये डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कैश के थ्रू पे करोगे। और सुधा जो है उसने कैश के थ्रू पे किया है। इसका मतलब जो अमाउंट इसको यहाँ पे करना था वो अब पे नहीं करना है। इस पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट सुधा को मिलेगा। एंड फाइनली जो सेलिंग प्राइस है वो उसने पे किया है कितना? 405। समझ में आया? इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू थी उसमें 2 डिस्काउंट्स मिले हैं, इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं। ठीक है, इसमें आप सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का यूज कर सकते हो। कैसे? यहां पे देखिए, जो मार्क प्राइस है मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए मैंने 2 बार डिस्काउंट मिला है इसको कस्टमर को, एक तो 25%, उसके बाद 10%। जो सेलिंग प्राइस है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक रखता हूं, लेकिन जो रियल वैल्यू है वो है ₹405। इन यूनिट्स के हिसाब से मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज अगर होता है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वो आएगा -a - b + ab डिवाइडेड बाय 100। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज की यही फॉर्मूला होती है। सॉल्व कीजिए इसको, यह आएगा -25 - 10 + 25 × 10 डिवाइडेड बाय 100। -25 - 10 होता है -35 प्लस 25 × 10 होता है 250 डिवाइडेड बाय 100। 10 कैंसल, 25 डिवाइडेड बाय 10 होता है 2.5 -35 प्लस 2.5, ये कितना आएगा? ये आएगा -32.5। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है? -32.5%। यानी कि ओवरऑल जो इसको डिस्काउंट मिला है वो है -32.5 ऑन दी मार्केट प्राइस, ऑन दी एमआरपी। अब 100 यूनिट्स का 32.5, 1000 बार मैंने कहा है कि 100 की कोई भी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी वो सीधा सीधा वही वैल्यू होती है। इसका मतलब 32.5% जब आप 100 का कैलकुलेट करोगे वो आएगा 32.5% ही, और 100 में से ये आपको कम करना है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा फाइनली वो आएगा 67.5 यूनिट्स। किसको यहां तक समझ में आया? जो ये 67.5 यूनिट्स है ना, यही है हमारा अल्टीमेट सेलिंग प्राइस फाइनली जो कस्टमर ने पे किया होगा। लेकिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कस्टमर ने ₹405 पे किए हैं। इसका मतलब जो हमारा वैल्यू है 67.5 यूनिट्स, ये किसके बराबर है?
₹405 के। यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करके 1 यूनिट का वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 405 डिवाइडेड बाई 675 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन वो 10 ऊपर आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4050 डिवाइडेड बाई 675। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। 5 1 is 5, 5 3 is 15, बचे 2, 5 5 is 25, 5 8 is 40, 5 1 is 5 zeros, 5 2 is 10, 5 7 is 35। यहाँ पे आएगा 5 1 is 5 और 6 7 8 5 6 is 30 और 5 2 is 10। 3 से 3 9 is 27, 3 5 is 15 और 3 4 is 12, 9 1 is 9 6। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई है 6। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारा था 100 यूनिट, एक की वैल्यू आई है 6। इसका मतलब 6 into 100 हो गया 600। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने इससे पहले डिस्कस किया है। सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज की मीनिंग क्या होती है? बताइए किसको समझ में आया? रिपीट करना है किसी को? आगे चलें फिर। ठीक है, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो मैंने नहीं पढ़ाया है वैसा क्वेश्चन, लेकिन हाँ इस क्लास में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। वो है ये वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया है। इसको सॉल्व कीजिए। ये है परसेंटेज का क्वेश्चन। ये मैंने लेकिन क्लास में नहीं कराया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। मे बी आपने प्रैक्टिस की हो या पहले से पढ़ा हो, वो अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया। फाइनेंस के लिए जिसने प्रिपरेशन की है, मेरे हिसाब से दैट पर्सन शुड बी एबल टू सॉल्व इट। एंड किसी ने अगर बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन की है, वो भी इसको सॉल्व कर पाएगा। इट इज एन इजी क्वेश्चन। बाकी जो बिगिनर है शायद उनके लिए थोड़ा सा ये उनको लग रहा होगा टफ है। टफ नहीं है, इजी है। बट मकबूल, ताहिरा, दोनों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया। किसी और स्टूडेंट ने सॉल्व किया? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूं इस क्वेश्चन को? शुड आई एक्सप्लेन? इसमें सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है
वो एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। फिर सबसे पहले जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं, ये क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, और क्लास 7th 8th में भी जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन होता है उसमें भी ये पाई चार्ट वगैरह, बार डायग्राम या हिस्टोग्राम वगैरह होता है, ठीक है। जियोमेट्रिक डायग्राम्स, इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है पाई चार्ट एंड एक होता है बार ग्राफ या बार डायग्राम, जो आप कहना चाहो, ठीक है। जियोमेट्रिक डायग्राम्स में दो चीजें आती हैं, एक पाई चार्ट एंड एक बार ग्राफ। बार ग्राफ किसी दिन आया तो इस पे बात करेंगे तब, लेकिन आज यहाँ पे पाई चार्ट पे क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल पूरा, आप बस ध्यान रखिए। यहाँ पे जो ये पाई चार्ट है ना, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। जो हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, ये एक सर्कल होता है, ठीक है, और जो हमारे वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज, उनको हम प्लॉट करते हैं, इसी सर्कल पे शो करते हैं, ठीक है। कैसे, वो मैं यहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रिप पे गया पहलगाम, ऑल्दो आई डोंट लाइक ट्रिप वगैरह पे जाना, लेकिन हाँ अब अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिनेशन इज द कारपेट ऑफ ड्रीम्स दैट कैन टेक यू एनीवेयर। हाँ सही में, ओके, आई हेट क्राउडेड प्लेसेस। मैं गया एक ट्रिप पे पहलगाम, मैं जब वापस आया इस ट्रिप से, मैंने घर पे कैलकुलेशन करनी स्टार्ट की कि जो मेरा टोटल एक्सपेंस है वो कितना हुआ है, यानी कि टोटल मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, जब मैंने कैलकुलेट किया मैंने कितना खर्चा किया है, वो मान लीजिए वो है ₹10,000। इस ट्रिप पे मैंने ₹10,000 खर्च किए हैं, ठीक है। अब जब मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, मैंने देखा कि जो होटल का किराया है मेरा वो है 2500, ठीक है। जो मैंने फूड पे खर्चा किया है वो है फॉर एग्जांपल 1400। जो मैंने एडवेंचर, ठीक है, स्नो स्कीइंग वगैरह जो भी है, वैसे मुझे कोई स्पोर्ट्स आता ही नहीं है, तो अब यहाँ पे झूठ मूठ का लिख रहा हूं मैं, सो दैट इंप्रेशन पड़ जाए सबको, ठीक है। एडवेंचर पे मैंने खर्चा किया है ₹2000, ठीक है। और मैंने क्या किया है, और जो गंडोला राइड है, वैसे पहलगाम में फालतू का गंडोला, वो तो गुलमर्ग में है ना, मैं ले आया पहलगाम और भी मान लीजिए कुछ और किया है, ठीक है, जो भी है उसमें भी कुछ और हुआ है खर्चा। ये कितना हुआ, 2000 प्लस 2000 4500, 5500, 5900। और भी मान लीजिए कुछ और किया है, या उसको हम मिसलेनियस नाम दे देते हैं, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो हुए हैं 5000, कितना आएगा फिर, बचा कितना, 4100 बचा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मेरे हैं 4100। ये चार चीजें मैंने वहां पे की है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो हैं 10,000। पाई चार्ट का सबसे बेसिक रूल क्या है जो आपको याद रखना है, we do not show absolute categories, we do not show absolute values of a category on the pie chart। सीधा सीधा हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पाई चार्ट पे शो नहीं करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, द वैल्यूज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे होटल, जो इस पे मेरा खर्चा हुआ है 2500, इसको मुझे पाई चार्ट पे शो करना है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू। 2500 मेरा होटल का खर्चा है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंसेस मेरे हैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2020 कैंसल और ये 2020 कैंसल। इसका मतलब जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका 25% होटल पे गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा है ना, ये है
ये आधा, ये है 50%, इसका बिल्कुल आधा ये है होटल एक्सपेंसेस, और इसको मैं लिखूंगा यहां पे 25%। समझ में आया? समझ में आया? जो पाई चार्ट होता है इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ए कैटेगरी शो नहीं करते हैं, वो जो वैल्यूज हैं दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू, उसके बाद हम उनको शो करते हैं ऑन द पाई चार्ट। ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपको अज्यूम करना है कि मैंने सारे जो वैल्यूज हैं उनको शो कर दिया है। मिसलेनियस है सबसे ज्यादा 4100, ये मान लीजिए ये है मिसलेनियस और ये है 4100। ठीक है, ये है एडवेंचर, मान लीजिए 2000, जो भी आएगा 41% मैंने लिखा यहाँ पे, लेकिन परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यू लिखनी है। उसके बाद एडवेंचर का जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है, और जो फूड है उसके बाद 1400 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे 30 कैंसिल 20, 14% आएगा ये। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सीधा सीधा आएगा 20, ये भी आएगा मेरे हिसाब से 41% ही, जो भी अब वैल्यू है। अब मैंने मान लीजिए सारे वैल्यूज प्लॉट कर दिए, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया। ये मेरा पाई चार्ट है, मैंने यहाँ पे दिखाया, ये है मेरा होटल एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 25%, और उसके बाद ये है मेरा फूड था 1400 यानी कि 14% फॉर एग्जांपल, और ये था मेरा मिसलेनियस 4100 यानी कि 41% फॉर एग्जांपल, और ये था, और क्या था, और था एडवेंचर, जो भी यहाँ पे परसेंटेज है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट कर दिए, ये है पाई चार्ट, और मैंने जो अपना डेटा है इस पे शो कर दिया। अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, बताइए सेंट्रल एंगल इस चीज का, किसका, जो होटल है इसका सेंट्रल एंगल कितना है, ये कितना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, जो पॉइंट है इसके अराउंड सम ऑफ एंगल्स होता है 360। जो ये पॉइंट है इसके अराउंड सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360। इसका मतलब अगर ये इस सर्कल का सेंटर है, इस पाई चार्ट का सेंटर है, टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन रहा होगा 360। अगर ये 360 है, जो ये वाला है वो कैसे निकालेंगे, जो हमने इसको परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकाली है ना 25% डिवाइडेड, यानी 25% मतलब हो गया 25 डिवाइड बाय 100, इनटू करना है बस आपको 360, 10 कैंसल, 25 इंटू 36 जब आप करोगे उसके बाद एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट ड्रॉप करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, और वही होगा वो डिग्रीज में आएगा, वही होगा यहाँ पे सेंट्रल एंगल। समझ में आया सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, या रिपीट करना है? कैलकुलेट कर ही देते हैं आपके लिए। 25% डिवाइडेड बाई, ये हो गया 25% इंटू 360। परसेंटेज में जब आपने वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद वही परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है 360 की। 10 कैंसल, 36 इंटू 25 कितना होता है, 36 इंटू 20 प्लस 5 0, 2 6 12 2 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18। ये आएगा 900 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब ये आएगा 90 डिग्रीज, यानी कि जो सेंट्रल एंगल है ना यहाँ पे वो है 90 डिग्रीज। सेंट्रल एंगल निकालना आएगा। अब इस केस में क्या है, बस यही है, सेंट्रल एंगल सबसे टफ होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ पे सेंट्रल एंगल्स गिवन है, हमें क्या करना है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है जिसका ये बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है वो है टोटल एक्सपेंस या टोटल एक्सपेंडिचर स्कूल का, वो है 90 लाख। टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो है 90 लाख। मान लीजिए मुझे निकालना है किसका, स्पोर्ट्स का एक्सपेंडिचर, वो आएगा 120 डिग्रीज, डिवाइड करना है 360 से और मल्टीप्लाई करना है 90 से। ठीक है, 0 कैंसल, 12 1 12 3 3 1 3 3 3 0। इसका मतलब जो स्पोर्ट्स पे खर्चा हुआ है स्कूल का वो है 30 लाख। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो हर कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू,
ऐसे आप निकाल सकते हो, उस पर्टिकुलर जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर परसेंटेज वैल्यू गिवन है, यानी कि अगर स्पोर्ट्स परसेंटेज में दिया होता तो फिर हम टोटल एक्सपेंसेस नीचे लिखते, मल्टीप्लाई करते 100, ये परसेंटेज वैल्यू में मल्टीप्लाई करते 360। एक सेकेंड, अगर यहां पे परसेंटेज में वैल्यू दिया होता, उसको हम जो परसेंटेज वैल्यू है उसको सीधा सीधा हम 360 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे हमारे पास सेंट्रल एंगल निकल के आ जाता। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है उसमें जो इस स्कूल का एक्सपेंडिचर है वो हुआ है 30 लाख। हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू दैट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स। आर्ट एंड क्राफ्ट भी निकालना है, वो आएगा 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 90। ठीक है, 0 0 कैंसल, 9 1s 9 4s, 2 2s 2 4s 2 5s, 45 डिवाइडेड बाय 2, यह आएगा 22.5। इसका मतलब जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इस पे कितना खर्चा हुआ है, 22.5 लाख। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर कैलकुलेट करना है। अब यहां पे क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन आर्ट एंड क्राफ्ट टू दैट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे आपको समझना है, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। ए की सैलरी है फॉर एग्जांपल 3600 और बी की सैलरी है 1200। एक होता है ए की सैलरी बी की सैलरी से कितनी ज्यादा है, इसका मतलब इस केस में क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। ए की सैलरी बी की सैलरी से कितनी ज्यादा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। दूसरा होता है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, उस केस में आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। लेकिन तीसरा एक केस होता है, तीसरा एक केस शायद हमने इसको डिस्कस नहीं किया लेकिन इजी है। तीसरा केस होता है, बताइए जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है, जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है। कैसे निकालते, 1200 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 2 0 कैंसल, 12 1s 12 3s 1/3 इंटू 100 होता है 33.33%। इसका मतलब जो बी की सैलरी है ना वो ए की सैलरी का कितना परसेंट है, 33.33%। समझ में आया? अगर कुछ रिपीट करना है तो आप बोल सकते हो कि भाई रिपीट कीजिए, डरने की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। रिपीट करना है, अगर क्लास 10th में मेरे मार्क्स आए हैं 300 एंड मैक्सिमम मार्क्स 500, मैं आपसे कहूंगा ये जो 300 है ये 500 का कितना परसेंट है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे 300 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 2 0 कैंसल, 5 1s 5 6s 5 zeros, यानी कि 300 जो है वो 500 का 60% है। आप चाहो तो एक बार 500 का 60% निकाल के देखिए, वो 300 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट पे पैसा इस स्कूल ने स्पेंड किया है, वो जो स्पोर्ट्स पे पैसा खर्च किया है उसका कितना परसेंट है। आर्ट एंड क्राफ्ट पे पैसा खर्च हुआ है 22.5 और स्पोर्ट्स पे खर्चा हुआ है 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, मेरे हिसाब से आपका सही आंसर आना चाहिए। यह आएगा 225 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 0 2 0 कैंसल, 3 7 21, 3 5 15, इसका मतलब 75% इसका करेक्ट आंसर। किसको समझ में आया? इजी क्वेश्चन था बट आई थॉट मैंने ये क्वेश्चन दिखाया नहीं है, इसलिए आई ट्राई टू डिग अ बिट डीप सो दैट दोबारा आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी सेंट्रल एंगल निकालना हो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, कभी कुछ और वैल्यू निकालनी हो पाई चार्ट के केस में तो वो भी आप निकाल सकते हो। रिपीट करना है या आगे चलें? सर जी बताइए। सर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना ये डिग्रीज में, ये वाला भी दिया है 90 डिग्रीज और वो दिया है 120 डिग्रीज, वहीं पे अगर हम निकालेंगे परसेंटेज वैल्यू तो वो सीधे 75% आती है। अगर आपके दिमाग में वो मेथड स्ट्राइक कर रहा है तो वो ज्यादा बेटर है।
अगर उससे टाइम बच रहा है तो वो ज्यादा और बेटर है। यहाँ पे ये परसेंटेज में ही वैल्यू भी दिया है, फिर अगर हमें एक्सपेंडिचर भी निकालना होता तो वो इसी 75% टोटल का हम निकाल लेते, तो वो भी वैसे निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं, डिपेंड्स कि आपके दिमाग को क्या स्ट्राइक करता है। थैंक यू। ठीक है, आगे चले। ये वाला बिल्कुल, ये तो क्या ही पूछा गया है। ये भी है जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट का ही। ये सारे क्वेश्चन उसी पेपर से मैंने लिए हैं जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है। सॉल्व कीजिए इसको। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। फॉर्मूला लगानी है, 1 सेकंड में आंसर आएगा। सबने इसको सॉल्व किया? आगे चले फिर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बाकी क्वेश्चंस में आपकी आवाज ही चली गई थी। एक और क्वेश्चन था आई गेस, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन था, ये भी इसी पेपर का है। ये भी हलवा क्वेश्चन है, कल हमने एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व भी किया था। सॉल्व कीजिए इसको। A person incurs 5% loss by selling a watch for rupees 1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, आप पहले टारगेट कीजिए कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने की। वंस यू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उसके बाद हर कोई चीज आपके लिए इजी है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस गाइज। 1 सेकंड में आएगा कॉस्ट प्राइस। वो मैंने आज की क्लास में भी रिपीट किया था कि अगर लॉस हुआ है उसके बाद सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, आप चाहो तो 100 यूनिट से कर सकते हो इसको। लॉस गिवन है, उसके बाद जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा उसको इक्वेट कीजिए इसके साथ, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगी। उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस आपकी है उसमें 5% इंक्रीज कर दीजिए, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 सेकंड का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करते टाइम आपको लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, आई हैव टू एक्सप्लेन एंड राइट, और वो भी मुझे हर कोई स्टेप लिखना पड़ता है, इसलिए आपको लग रहा है कि लेंथी हो रहा है। आप चाहो तो आप खुद से जो स्टेप्स हैं उनको स्किप कर सकते हो। इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, आपको टाइम बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जिनका 1260 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप कोई ऐसा है जो इस वाले इजी क्वेश्चन में भी फंस गया है?
बस यही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में फ्रॉम द परसेंटेज टॉपिक। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैंने क्लास में लाए सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने आते हैं क्वेश्चंस। अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करें, बताइए, या सारे थक गए? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करें। या बस आज की क्लास में इतना ही करना है? फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, लॉस हुआ है 5%, इसमें 5% जब कम करेंगे वो आएगा 5 यूनिट्स, इसका मतलब सेलिंग प्राइस होगा 95 यूनिट्स। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब लॉस हुआ है 5% तो इसने सेल किया है इस वॉच को 1140 में, इसका मतलब हमारे जो 95 यूनिट्स हैं वो किसके बराबर हैं? 1140 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, वो आएगा 1140 डिवाइडेड बाई 95। 5 से सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा 5 1 is 5, 5 9 is 45, 5 2 is 10 और 5 2 is 10 और 5 8 is 40। मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। 19 से एक बार इसको काटने की कोशिश कीजिए, 19 1 बचे कितने? 3, 19 2s, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई है 12, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 12, वो हो जाएगा 1200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200 रुपीज। अब यहाँ पे लिखा है कि बताइए इस वॉच को कितने पे बेचा जाए सो दैट 5% का प्रॉफिट हो। 1200 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5%। इसका 10% होता है 120, 5% हो जाएगा 60, इसका मतलब सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1260। यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है भाई? बताइए, should I solve? Should I start simple interest and compound interest? अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बेइज्जती हो जाएगी और क्या ही होगा। On selling an article for rupees 105, selling price of the article is 105, और जो ट्रेडर है 105 पे सेल करने से जो ट्रेडर है उसको 9% का लॉस हुआ है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 91 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है? टू हैव 30% प्रॉफिट, प्रॉफिट होना चाहिए क्या 30%? To gain, yes sir. टू हैव 30% प्रॉफिट, सर ये गेन है शायद। ठीक है, वही होता है ना प्रॉफिट ही। 30% प्रॉफिट होने के लिए बताइए सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 91 यूनिट्स, 91 यूनिट जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस है, और इस केस में जो ट्रेडर है उसको 9% का लॉस हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस लेकिन उस केस पे रुपीज 105 है, इसका मतलब जो 91 यूनिट्स हैं वो किसके बराबर है? 105 के। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? 105 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, और कटेगा ये किससे? 13 से इसको ट्राई कीजिए काटने के। 13 इंटू 7, 7 3 is 21, 1 2 carry, 7 1 is 7, 8 9, 13 इंटू, या इसको ऐसे ही रखते हैं, 91 कट रहा है, 105 शायद नहीं कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आई है 105 डिवाइडेड बाई 91। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 1 यूनिट की वैल्यू आई है
105 डिवाइडेड बाय 91, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 91। इसको ऐसे ही रखिए। अब हमें प्रॉफिट होना चाहिए 30%। उस केस में बताना है सेलिंग प्राइस कितना आएगा। 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 91 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 91। इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आएगा। ये 100 कैंसल। उसके बाद देखिए कहीं से कुछ और 7 से कटेगा। 7 1 is 7, हाँ 7 5 is 35, 7 1 is 7, 8 9 7 3 is 21। यही आएगा ना 15 डिवाइडेड बाय 13, यही आएगा क्या 15 डिवाइडेड बाय 13? यस सर। फिर यहाँ पे भी 15 डिवाइडेड बाय 13, 15 डिवाइडेड बाय 13 को कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 100 प्लस 30। 100 प्लस 30 होगा 130, 15 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 130, 13 1 is 13, 10 is 15 10 हो गया 150। यही है क्या आंसर? अगर ये नहीं है तो ये इस बात को इसी क्लास में यस सर यही है। अगर नहीं है तो फिर इस बात को इसी क्लास में दफन किया जाए, अदरवाइज हमारी बेइज्जती होगी है। फिर आप YouTube पे इस क्लिप को वायरल कर दो कि एमशा हसन याद उन्मुत के रहते हैं। सही है भाई, सही है, इसमें क्या है। ठीक है, फिर आज की क्लास में है, कल हम स्टार्ट